नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सुनते हैं आज सुदर्शन जी की कहानी कवि का चुनाव। चाँद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक कवि की ज़रूरत है, जो सचमुच कवि हो। दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में मुनादी करा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े थे और कहते थे, हम सब कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सब की कविताएं सुनी और देखा कि वह सब की सब सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी थी और उनमें मधु की मिठास थी और यौवन की शोभा थी और मद भरी उपमाएं थी और मन को मोह लेने वाले अलंकार थे। मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, नौजवान मंत्री इसका फैसला न कर सका। उसने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। चौथे दिन उसने फूल की पंखुड़ियों के कागज पर सुनहरे रंग से 1001 कवियों के नाम लिखे और यह सुनाम सूची महाराज की सेवा में उपस्थित कर दी। महाराज को हैरानी हुई। बोले, क्या ये सब कवि हैं? मंत्री ने विनय से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने उनकी कृतियां सुनी हैं और इसके बाद यह नामावली तैयार की है, मगर हमें एक कवि की ज़रूरत है और यह 1001 है। मैं चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने 1 घंटा विचार किया, 2 घंटे विचार किया, 3 घंटे विचार किया। चौथे घंटे आज्ञा दी, इन सबको कैद कर दो, इनसे कोल्हू चलवाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर का सबसे बलवान आदमी कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब वहाँ एक भी कवि न था, न कोई काव्य की चर्चा करता था। लोग उन अभागों के संकट की कहानियां सुनाते थे और उनके हाल पर अफसोस करते थे। 6 महीने के बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी और 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गृह की कड़ी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जाग जाग कर पहरेदारों से छुपा छुपा कर कविता की थी और यह न सोचा था कि अगर महाराज को उनके इस अपराध का पता लग गया तो उनका क्रोध जाग उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी उन्हें कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा, यह 900 आदमी कवि न थे, नाम के भूखे थे। इनको 6-6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो। और यह 101 आदमी किसी हद तक कवि हैं। इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो और देखो इन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब यह कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन खाते थे और रात दिन रात रंग में लीन रहते थे। लोग उनके ऐश आराम की कहानियां सुनते थे और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आहें भरते थे। 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर 101 कवियों के मोर महल में पहुंचे और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुमने बेपरवाही के 6 महीने बिताए, बताओ इनमें क्या कुछ कहा है तुमने, क्या कुछ किया है तुमने, हम सुनना चाहते हैं। 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने मोर महल की इंद्र सभाओं में कोई भाग न लिया था और अपने मन के उद्गारों को शब्दों में बांधता रहा था। दूसरे शराब पीते थे और झूमते थे और यह एकांत में बैठकर आप ही अपनी कविताएं पढ़ता था, आप ही खुश होता था, जैसे जंगल में मोर आप ही आप नाचता है और अपने आप को देखकर ही खुश होता है। चांद और सूरज के प्यारे महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, यह 100 आदमी भी कवि न थे, आराम के भूखे थे। जब ये कैद थे, इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी और चूंकि इस वक्त इनका जीवन की बहारों से खाली था, इसलिए उन दिनों इन्हें अपना जीवन प्यारा न था। उस समय इन्होंने कविता की और उससे अपने भाग्य के अंधेरे और अंधेरे के भाग्य का रोना रोया। मगर जब वे दिन बीत गए और जब वे काली घड़ियां समाप्त हो गई तो इन्हें काव्य की कल्पना और काव्य सब कुछ भुला बैठा। यह दुख के दिनों के कवि हैं,
सुख के समय के कलाकार नहीं हैं। इनको धक्के मार करके महल से विदा कर दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर हैं। यह दुख की रात में भी कविता करता है और सुख की प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते पर भी कविता करता है और जीवन की सुंदर घाटियों में भी कविता करता है। यह इसका स्वभाव है, यह इसका जीवन है, यह इसके बिना रह नहीं सकता। यह सच्चा कवि है। यह 1001 कंकरों में से एक हीरा है। हमने इसे आज से अपना दरबारी कवि नियत किया। हम इसे मुँह मांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें हर रोज़ दरबार में आकर एक दोहा सुना जाया करे। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन दोहा सुनाया, तीसरे दिन दोहा सुनाया, चौथे दिन लिख भेजा, मुझे इस तरह की कविता नहीं हो सकती, मैं इस तरह की कविता नहीं पढ़ सकता। मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। नौजवान मंत्री ने कहा, यह आदमी कितना अभागा है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, यह अभागा नहीं, यह कवि है। अगर आज तेरा पिता मेरा पहला मंत्री जीता होता तो साहित्य मंदिर के इस पुजारी के पांव पकड़ लेता। यह आज़ाद है, यह आज़ादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए या ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। और राजा की ये बात सुनते ही नौजवान मंत्री की आंखें खुल गई। तो हमने सुदर्शन जी की कहानी कवि का चुनाव सुना और उन्होंने आखिर करके अपने अनुभव से 1001 कंकरों में से जो एक हीरा था उसे ढूंढ लिया। और जो कवि होता है वो बड़ा फक्कड़ होता है, मनमोजी होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है और उसे किसी की परवाह नहीं होती है, बड़ा बेपरवाह होता है, बड़ा फ़कीराना मिजाज का होता है। और जो ऐसे लोग होते हैं तो जौहरी भी मिल जाते हैं ऐसे हीरो को। तो ज़िंदगी में केवल ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, आराम की ज़िंदगी के लिए तो बहुत सारे कवि मिल जाएंगे। अभी भी हम देखते हैं हर रोज़ कई सारे जो नौटंकीय जो है, कई सारे चुटकुलेबाज जो है कवि बने बैठे हुए हैं, तालियां बजवा देते हैं हास्य रस के नाम पे और इस के नाम पर। और क्योंकि उनको उनके लिए कोई पारखी भी नहीं है, कोई जौहरी भी नहीं है। तो जो कवि होता है वह भांड नहीं होता है, वह कवि होता है। तो एक कवि का चुनाव हमने इस कहानी को सुना और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 8 मिनट के सफ़र में आप मंगल के साथ हम सफ़र रहे, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।